तो बेटा आज हम पढ़ने जा रहे हैं अपना टॉपिक जिसका नाम है न्यूक्लियस। बेटा जैसे आपको पता होगा न्यूक्लियस जो है ये एक ऐसा ऑर्गेनेल है सेल का जो सेल की हर एक एक्टिविटी को कंट्रोल करता है और ये सेल का सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है। न्यूक्लियस को बेटा हम दूसरे नाम से कहते हैं कैरियन या क्रोमेटिन या कमांडर ऑफ सेल या ब्रेन ऑफ सेल या डायरेक्टर ऑफ सेल या कंट्रोलर ऑफ सेल या हम इसको कहेंगे आपके सेल का दिमाग या ब्रेन। जैसे हमारी बॉडी को बेटा कंट्रोल करता है ब्रेन, ऐसे ही बेटा सेल को जो कंट्रोल करने वाला जो चीज़ होता है, जो ऑर्गेनेल होता है, उस चीज़ का बेटा नाम होता है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस जो होता है बेटा एनिमल सेल ज़्यादातर सेलों में ये सेंटर पे होता है। बाकी जो प्लांट के सेल हैं जिसमें बड़ा सा वैक्यूल होता है जिसको सेंट्रल वैक्यूल कहते हैं ना, उनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो साइड में होता है और सेंटर पे उसमें आपका वैक्यूल होता है। आगे हम देखें इसकी हिस्ट्री पे, डिस्कवरी पे, तो बड़ा न्यूक्लियस को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट है जिसका नाम है रॉबर्ट ब्राउन, जिसने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। ये साल भी आपको याद रखना है, ये टेस्टों में पूछा जाता है। रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस को डिस्कवर किया था 1831 में। एक पौधे से, फ्लावर से, आर्चर्ड जो प्लांट होता है इसके फ्लावर से इसने डिस्कवर किया था और उस फ्लावर की एपिडर्मल लेयर, जो फ्लावर की आउटर स्किन होती है ना, एपिडर्मल सेल, वहां से इसने किया था न्यूक्लियस को डिस्कवर। और ये न्यूक्लियस जो है बेटा इसका इसने नाम रखा था ओरियोला, ओरियोला या न्यूक्लियस या कैरियन। अब अक्यूरेंस की बात करें तो बेटा न्यूक्लियस दोनों ही सेलों में होता है, प्रोकैरियोटिक सेल में भी, यूकैरियोटिक सेल में भी। पर यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियस विजिबल होता है, हमें दिखाई देता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होने की वजह से। प्रोकैरियोटिक सेल में भी न्यूक्लियस होता है बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया में, पर वो दिखाई नहीं देता है क्योंकि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन उसमें नहीं है ना मौजूद प्रोकैरियोटिक सेल में। इस वजह से जो न्यूक्लियस है ना वो साइटोप्लाज्म के साथ फ्यूज होता है या मिक्स होता है। अब नेक्स्ट शेप जो है बेटा न्यूक्लियस की शेप ज़्यादातर यही होती है, स्फेरिकल या ओवल या गोल शक्ल का होता है न्यूक्लियस। साइज होती है न्यूक्लियस की 5 से 30 माइक्रोन मीटर। विजिबिलिटी की बात करें तो न्यूक्लियस हमें दिखाई देगा ओनली इन यूकैरियोटिक सेल में। और यूकैरियोटिक सेल भी कौन सा सेल, डिवाइडिंग नॉन डिवाइडिंग? बेटा न्यूक्लियस आपको दिखाई देगा नॉन डिवाइडिंग सेल में। जब सेल होता है इंटरफेस कंडीशन में या नॉन डिवाइडिंग या रेस्टिंग कंडीशन में होता है तब हमें न्यूक्लियस दिखाई देगा। जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में होगा, डिवीजन करेगा, माइटोसिस या मियोसिस, तब न्यूक्लियस दिखाई नहीं देगा। तब हमें पूरा का पूरा ये सारे स्पाइनल फाइबर है, सेंट्यूल है, ये चीज़ें दिखाई देंगी, क्रोमोसोम वगैरह दिखाई देंगे, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सारी गायब हो जाएगी। नेक्स्ट हम बात करें जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स की, तो न्यूक्लियस जो है बेटा ये आपके सेल में सबसे बड़ा ऑर्गेनेल है, लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ सेल। कुछ जगहों पे लिखा हुआ है कि न्यूक्लियस एक रीजन है, पर हकीकत में ये एक ऑर्गेनेल होता है सेल का। और सबसे बड़े से बड़ा ऑर्गेनेल जो होता है सेल का वो ये न्यूक्लियस होता है। फिर सेकंड नंबर पे बड़ा ऑर्गेनेल होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इससे स्लाइटली डार्कर न्यूक्लियस जो होता है ये साइटोप्लाज्म से थोड़ा ज्यादा डार्क कलर का नजर आता है क्योंकि बेटा न्यूक्लियस के अंदर है ना एक खास किस्म का प्रोटीन होता है। इस प्रोटीन का नाम है हिस्टोन प्रोटीन। इस हिस्टोन प्रोटीन की वजह से न्यूक्लियस थोड़ा ज्यादा डार्क कलर का दिखाई देता है एज कंपेयर टू साइटोप्लाज्म से। साइटोप्लाज्म हमें थोड़ा ट्रांसपेरेंट दिखाई देता है और ये थोड़ा डार्क कलर का दिखाई देता है। और ये न्यूक्लियस जो है इसके बेस पे सेलों के 2-3 टाइप हैं, जैसे मोनोन्यूक्लिएटेड सेल, बायन्यूक्लिएटेड सेल, सोनोसाइटिक सेल। मोनोन्यूक्लिएटेड सेल माना वो सेल जिसमें न्यूक्लियस एक हो। जैसे बेटा आपकी बॉडी में स्मूथ मसल्स है ना, उसके सेलों में न्यूक्लियस एक ही होता है, तो ये सारे मोनोन्यूक्लिएटेड सेल हुए। ऐसे बायन्यूक्लिएटेड आपकी कार्डियक मसल है, दिल के जो भी सेल आप देखेंगे, दिल के सेल, दिल के सेलों में न्यूक्लियस 2 दिखाई देंगे, 2 होंगे उसके एक सेल में, तो इसको हम कहेंगे बायन्यूक्लिएटेड सेल। अब मल्टी न्यूक्लिएट या सोनोसाइटिक, जब न्यूक्लियस एक सेल में 2 से ज्यादा हो तो इस कंडीशन को कहेंगे मल्टी न्यूक्लिएटेड या सोनोसाइटिक। और ये ज्यादा जो तादाद में न्यूक्लियस पाए जाते हैं वो हमारे पाए जाते हैं स्केलेटल मसल। बेटा हड्डियों के ऊपर जो गोशन चढ़ा हुआ है इसको स्केलेटल मसल कहते हैं। स्केलेटल मसल को हम कहते हैं सोनोसाइटिक या मल्टी न्यूक्लिएटेड सेल, क्योंकि इनके सेलों में न्यूक्लियस 1 से 2 से ज्यादा नंबर में होते हैं। न्यूक्लियस है कंट्रोलर सेल, सेल की सारी एक्टिविटी को कंट्रोल करने वाला न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस में ऐसी क्या चीज है जो सेल की एक्टिविटी को कंट्रोल करती है? वो चीज बेटा डीएनए होता है। डीएनए की वजह से न्यूक्लियस को हम कमांडर कहते हैं या ब्रेन कहते हैं, सेल की एक्टिविटी कंट्रोल करने वाला कहते हैं। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो न्यूक्लियस के अंदर क्या क्या चीजें हैं। डीएनए होता है न्यूक्लियस में, ये आपको दिखाई दे रहा है डीएनए, हर एक जानदार में डीएनए की तरह अलग अलग है।
जैसे ह्यूमन के अंदर 46 हैं, ऐसे हर एक जानदार में अलग अलग डीएनए होते हैं, जेनेटिक मटेरियल। डीएनए के बाद दूसरी चीज़ होती है न्यूक्लियस में आरएनए, जो कैरियर ऑफ इन्फॉर्मेशन है, जो डीएनए की डेटा इन्फॉर्मेशन जो है वो उठाता है, राइबोसोम को देता है प्रोटीन बनाने के लिए। तीसरी चीज़ होती है न्यूक्लियस में एक गोल शक्ल का ऑर्गेनेल होता है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। ये काले कलर का आपको दिखाई दे रहा होगा, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। चौथी बड़ा चीज़ होती है न्यूक्लियस के अंदर पानी, जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म, जिसमें आपका हिस्टोन प्रोटीन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, विटामिन है, मिनरल है, साल्ट है, आयन है, ये सारी चीज़ें, एंजाइम्स हैं, ये सारे न्यूक्लियोप्लाज्म के अंदर होते हैं। इसकी आउटर मोस्ट लेयर भी होती है बड़ा न्यूक्लियस की, जो डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड है, और इस लेयर का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियर एनवेलप या न्यूक्लियर थीका। नेक्स्ट बेटा हम चलें तो डीएनए है, आरएनए, हिस्टोन है, नॉन हिस्टोन प्रोटीन है, फूड है, वाटर है, आयन है, मिनरल है, न्यूक्लियोलस होता है, क्रोमोसोम होते हैं, जीन्स वगैरह होती हैं, ये सारी चीजें होती हैं आपके न्यूक्लियस के अंदर। अब न्यूक्लियस जो है बेटा, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो न्यूक्लियस की स्ट्रक्चर में सबसे बाहर जो चीज आती है, ये लेयर आती है, ये आपको ब्लू कलर की दिखाई दे रही होगी। इस बेटा लेयर का नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना बेटा, ये डबल मेम्ब्रेन होती है, लाइक प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने पढ़ी थी, वो लेक्चर आपका इस चैनल पे पढ़ा है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन बायलेयर होती है, फास्फोलिपिड की बनी हुई है, और उसमें प्रोटीन भी होता है साथ में। ऐसे ही आपकी बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बायलेयर होती है, डबल लेयर होती है बेटा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी बनी हुई है फास्फोलिपिड और प्रोटीन की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को जब आप देखोगे माइक्रोस्कोप में तो बड़ा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको ऐसे दिखाई देगी, ये बायलेयर होती है, फास्फोलिपिड और प्रोटीन की बनी हुई। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ना, इन दोनों ही बायलेयर के बीच में स्पेस होता है, और उस स्पेस को हम कहते हैं पेरीप्लाज्मिक स्पेस। और बेटा ये जो स्पेस होता है, इसमें फ्लूइड भरा हुआ होता है, और इस पेरीप्लाज्मिक स्पेस का टोटल जो है हम कहें तो साइज होती है वो 10 से 50 माइक्रोन मीटर तक होती है। नेक्स्ट हम बात करें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है, ये डबल मेम्ब्रेन है, इसका दूसरा नाम है न्यूक्लियर एन्वेलप भी कहते हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को, या इसको न्यूक्लो या न्यूक्लियोलीमा भी कहेंगे, माना न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन। या इसका चौथा नाम है कैरियोथीका या न्यूक्लियोथीका। थीका का मतलब ही लेयर होती है, शीट होती है, कवरिंग होती है जो न्यूक्लियस को प्रोटेक्ट करती है। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो होती है ये डिसअपियर होती है जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में होता है, तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को लाइसोसोमिक ऑर्गेनेल होता है जो खा देता है, जिसके नतीजे में ताकि क्रोमोसोम जो है वो साइटोप्लाज्म में आ सके और स्पाइनल फाइबर उसके साथ अटैच हो सके। इस वजह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन सेल डिवीजन के टाइम डिसअपियर हो जाती है। अब नेक्स्ट हम देखें तो बेटा न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है ये बनी हुई है लिपोप्रोटीन की, और ये भी नेचर में सेल मेम्ब्रेन की तरह सिलेक्टिवली परमिएबल है या सेमी परमिएबल लेयर होती है, और ये भी सिलेक्शन करती है हर एक चीज की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर बड़ा सोराख होते हैं, ये छोटे छोटे से सोराख होते हैं, और इन सोराखों को हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में सोराख है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर पोर्स। ये सोराख होते हैं, होल्स होते हैं, जिसके जरिए ट्रांसपोर्ट होता है खाना साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस के अंदर आता है। अब सोराख जो है हर एक सेल में अलग अलग है, पर एवरेज जो होती है वो होती है 1000 से टोटल 10,000। एक न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में जो सोराख होते हैं वो बेटा कितने होते हैं, 1000 से लेकर 10,000 होते हैं। ऐसे एक सेल है जिसको हम एग कहते हैं, एग के अंदर बेटा टोटल जो सोराख होते हैं वो होते हैं टोटल 30,000 एक सेल के अंदर। और आरबीसी जो है आपका रेड ब्लड सेल एरिथ्रोसाइट, आरबीसी जो है रेड ब्लड सेल बेटा, उसके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन है और उसके अंदर जो लेयर होती है उसके अंदर होते हैं टोटल ये आपके न्यूक्लियर पोर 4 होते हैं। आरबीसी जब शुरू में इमेच्योर होता है ना बेटा, इमेच्योर, तब उसमें न्यूक्लियस होता है, तब उसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होती है आरबीसी में। जब आरबीसी इमेच्योर होता है तब उसके अंदर बेटा उसकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में 4 सोराख होते हैं, 4 न्यूक्लियर पोर होते हैं। जैसे ही आरबीसी मैच्योर हो जाएगा तो इसमें सिर्फ हेमोग्लोबिन ही होगा, फिर न्यूक्लियस डिसअपियर हो जाएगा, लाइसोसोम खा देगा, ऑर्गेनेल को भी खा देगा। इस वजह से आरबीसी जब मैच्योर होगा तो आरबीसी ऐसा सेल है वाहिद आपकी बॉडी में जिसमें ना तो आगे न्यूक्लियस है ना ही उसमें कोई ऑर्गेनेल होता है, क्योंकि इसका काम है कि गैसेस को ट्रांसफर करना। इसमें सिर्फ एक ही चीज़ होती है भरी हुई, जिसको हेमोग्लोबिन कहते हैं, रेड पिगमेंट कहते हैं। और ये हेमोग्लोबिन भी हम डिस्कस कर चुके हैं प्रोटीन के टॉपिक के अंदर आपके बायोमॉलिक्यूल चैप्टर में। नेक्स्ट हम बेटा देखें
तो आपकी पेरी न्यूक्लियर स्पेस ये हम डिस्कस कर चुके हैं। दो जो लेयरें हैं, बाय लेयर जो होती हैं न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इसके बीच में स्पेस होता है, इस स्पेस का बेटा नाम है पेरी न्यूक्लियर स्पेस। स्पेस बिटवीन लेयर फिल्ड विथ फ्लूइड इज कॉल्ड पेरीन्यूक्लियर स्पेस। पेरीन्यूक्लियर स्पेस की साइज होती है 10 से 50 नैनोमीटर तक, ये इसकी साइज है। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो आपके सोराखों के अंदर एक स्पेशल चीजें होती हैं जिसको हम कहते हैं कैरियर प्रोटीन, और इन कैरियर प्रोटीन को न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर कैरियर प्रोटीन होते हैं, उस कैरियर प्रोटीन को हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियोपोरिन बेटा आपकी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर है ना, खाना वगैरह उठाने वाले कैरियर प्रोटीन होते हैं जो खाना साइटोप्लाज्म में उठा के अंदर ले आएंगे न्यूक्लियस में, और न्यूक्लियस में वेस्ट वगैरह को लेके जाएंगे साइटोप्लाज्म में। इन कैरियर प्रोटीन्स को हम कहते हैं न्यूक्लियोपोरिन। न्यूक्लियो माना न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन में, पोरिन माना कैरियर प्रोटीन्स जो कि आपके सोराखों में होते हैं न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के अंदर। ट्रांसपोर्ट प्रोटीन कॉल्ड न्यूक्लियोपोरिन। नेक्स्ट हम बेटा देखें न्यूक्लियोप्लाज्म। आपके न्यूक्लियस में पानी होता है भरा हुआ, उस पानी को हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। न्यूक्लियो का मतलब है न्यूक्लियस का, प्लाज्म बना सेप या जेल या पानी वाला हिस्सा। इसका बेटा दूसरा नाम है कैरियोलिम्फ। कैरियोलिम्फ इट इज आल्सो नोन है न्यूक्लियोप्लाज्म। ये फ्लूइड होता है, सैक होता है, जेल होता है आपके न्यूक्लियस का, और ये जो फ्लूइड होता है बेटा ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर। और इस फ्लूइड के अंदर क्या क्या है, इसकी फ्लूइड के अंदर बेटा डीएनए होता है, आरएनए होता है, न्यूक्लियोलस होता है, और ये डीएनए आगे कन्वर्ट होता है जब सेल डिवाइड होता है तो क्रोमोसोम में, तो क्रोमोसोम भी होता है इसके अंदर। ऐसे ही बेटा इसमें खाना भी होता है, प्रोटीन, लिपिड, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल, साल्ट, आइंस, ये सारे एंजाइम, ये सारे इस फ्लूइड के अंदर होते हैं जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म या कैरियोलिम्फ या कैरियोप्लाज्म भी कहते हैं इसको। अब आगे हम देखें तो न्यूक्लियोलस। बेटा न्यूक्लियोलस क्या होता है, ये आपके न्यूक्लियस के अंदर एक नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर होती है। नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड एक ऑर्गेनेल होता है, इस ऑर्गेनेल का नाम है न्यूक्लियोलस। ये आपको ब्लैक कलर का दिखाई देगा। न्यूक्लियस के अंदर ये एक ऑर्गेनेल होता है नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड, जैसे राइबोसोम था आपका, सेंट्रियोल था, ऐसे ये चीज होती है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस या न्यूक्लियोलाई। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियोलाई, इसको तीसरे नाम से हम कहते हैं राइबोसोम की फैक्ट्री, क्योंकि न्यूक्लियोलस से होता है ना बेटा ये छोटा सा गोल शक्ल वाला ऑर्गेनेल, ये राइबोसोम को बनाता है। राइबोसोम के अलावा ये आरआरएनए को भी बनाता है। अब न्यूक्लियोलस से बेटा ये बना हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन का, ये कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का बना हुआ है, और उस कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल का नाम है न्यूक्लियोप्रोटीन। जैसे आपका क्रोमोसोम न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ है, डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का, ऐसे आपका राइबोसोम भी न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ है। राइबोसोम बना हुआ है आरएनए का और प्रोटीन का बना हुआ है। ऐसे न्यूक्लियोलस भी क्रोमोसोम और राइबोसोम की तरह न्यूक्लियोप्रोटीन का बना हुआ है। और आपका ये न्यूक्लियोलस बेटा बना हुआ है, न्यूक्लियो माना न्यूक्लिक एसिड का, और इसमें न्यूक्लिक एसिड के कौन से मॉलिक्यूल होते हैं, आरआरएनए और आरडीएनए, राइबोसोमल डीएनए। जब हम बेटा न्यूक्लियोलस को देखेंगे ना, तो न्यूक्लियोलस के अंदर, ये न्यूक्लियोलस के अंदर होता है डीएनए, और इस डीएनए का नाम है राइबोसोमल डीएनए, आरडीएनए, और दूसरी चीज होती है आरएनए, और होता है प्रोटीन। ये तीनों चीजें मिलती हैं तो इससे ओवरऑल स्ट्रक्चर बनती है, कॉन्जुगेट बनता है, और इस कॉन्जुगेट स्ट्रक्चर को हम कहते हैं न्यूक्लियोलस। तो आपका न्यूक्लियोलस बना हुआ है न्यूक्लियोप्रोटीन का, यानी कि आरआरएनए का, राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल डीएनए एंड प्रोटीन का। इसकी स्ट्रक्चर होती है स्फेरिकल, गोल शक्ल का ये होता है। मैनी नंबर है, ये आपके सेल में बहुत सारी तादाद में होता है न्यूक्लियस के अंदर। इसके अलावा आगे देखें तो डिसअपियर ड्यूरिंग सेल डिवीजन। बेटा ये न्यूक्लियोलस जब सेल डिवाइड होगा तब आपको ये दिखाई नहीं देगा न्यूक्लियोलस, क्योंकि बेटा ये गायब नहीं होता है। असल में होता क्या है, जब सेल अभी डिवाइडिंग कंडीशन में है तब सेल में ये ऑर्गेनेल होता है सेंट्रियोल, वो धागे बनाता है जिसको स्पाइनल फाइबर कहते हैं। ये स्पाइनल फाइबर क्रोमोसोम्स के साथ अटैच होते हैं, तो इसके नतीजे में होगा क्या, आपको सेल में सिर्फ एक ही चीज दिखाई देगी, स्पाइनल फाइबर ही स्पाइनल फाइबर, धागे ही धागे दिखाई देंगे। बाकी ऑर्गेनेल या न्यूक्लियोलस ये चीज अंदर दिखाई देगी ही नहीं, वो नीचे चली जाती है न्यूक्लियोलस वगैरह, ऊपर धागे ही धागे होते हैं स्पाइनल फाइबर, इस वजह से ये विजिबल नहीं होता है। मौजूद होता है सेल डिवीजन के टाइम पर दिखाई नहीं देगा, वो अंदर होता है, ऊपर धागे आ जाते हैं नहीं, जिसको हम स्पाइनल फाइबर्स कहते हैं। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो विजिबल एंड इंटरफेस। न्यूक्लियोलस आपको दिखाई देगा तब जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में हो, और सेल की बेटा रेस्टिंग कंडीशन को हम कहते हैं इंटरफेज स्टेज, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखें तो इट इज लार्जेस्ट ऑर्गेनेल ऑफ यूर न्यूक्लियस।
न्यूक्लियस के अंदर सबसे बड़ी जो स्ट्रक्चर होती है वो कौन सी स्ट्रक्चर होती है? वो बेटा न्यूक्लियोलस होता है, न्यूक्लियोलस होता है। और न्यूक्लियोलस राइबोसोम की तरह नॉन मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल भी होता है, इसको ऑर्गेनेल भी कहते हैं। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो लार्जेस्ट ऑर्गेनेल और स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस, इसका काम है बेटा प्रोड्यूस आरआरएनए, राइबोसोम एंड स्प्लिसिंग। ये बेटा दो चीजें बनाता है आपका न्यूक्लियोलस। एक चीज है इसका नाम है आरएनए, और इस बेटा आरएनए का नाम है आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए। बेटा याद रखना आरएनए के 3 टाइप हैं, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। और ये तीनों ही आरएनए को हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं बायोमॉलिक्यूल चैप्टर के अंदर, वो लेक्चर आपका इस चैनल पे पड़ा है, थोड़ा देख लें। तो होता क्या है बेटा, 3 किस्म के आरएनए, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। अब मैसेंजर आरएनए और ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए, इन दोनों आरएनए को बनाने वाला ये मेन डीएनए होता है, हेलिकल डीएनए, जो 46 होते हैं हमारी बॉडी में। 2 किस्म के आरएनए बेटा, टीआरएनए, आरआरएनए, इसको बनाने वाला टीआरएनए और एमआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए इन दोनों को बनाने वाला डीएनए है। आरआरएनए, राइबोसोमल आरएनए, ये वो आरएनए जो राइबोसोम को बनाता है। इस राइबोसोम को बनाने वाला जो आरएनए है उसको बनाने वाला होता है न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस क्या बनाता है बेटा, आरआरएनए को, राइबोसोमल आरएनए को। और दूसरी चीज बनाता है आपका न्यूक्लियोलस, वो बनाता है एक ऑर्गेनेल जिसका नाम है राइबोसोम। राइबोसोम बेटा आपका न्यूक्लियस के अंदर बनता है। और न्यूक्लियस के अंदर कहाँ बनता है, न्यूक्लियोलस के अंदर। न्यूक्लियोलस के अंदर प्रोटीन भी होता है, आरएनए होता है। फिर न्यूक्लियोलस ये प्रोटीन और आरएनए दोनों को मिलाएगा तो ये ऐसे बन जाएगा राइबोसोम। और राइबोसोम भी इसी क्या बना हुआ है, प्रोटीन का और आरएनए का, ठीक है बेटा। तो तभी इसको न्यूक्लियस को कहते हैं राइबोसोमल फैक्ट्री, क्योंकि न्यूक्लियोलस के अंदर ही राइबोसोम बनता है। फिर राइबोसोम बन गया, अब ये राइबोसोम जो है आगे ट्रांसपोर्ट होगा, यहाँ पे कैरियर प्रोटीन होंगे जो इस राइबोसोम को ट्रांसपोर्ट करेंगे साइटोप्लाज्म में। फिर ये काम जो करेगा राइबोसोम प्रोटीन को बनाना, ये काम करता है साइटोप्लाज्म में, क्योंकि प्रोटीन को बनाने के लिए अमीनो एसिड वगैरह जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं साइटोप्लाज्म के अंदर। और टीआरएनए भी यहाँ पे होता है जो अमीनो एसिड को सप्लाई करता है आपके राइबोसोम को। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क क्या होता है बेटा, ये डीएनए जो भी होते हैं आपके सेल में, 46 के 46 डीएनए, इन 46 के 46 सारे के सारे डीएनए को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क कहते हैं या क्रोमेटिन कहते हैं। आपके एक डीएनए को हम एक डीएनए कहेंगे, आपके सेल में 46 के 46 ऑल डीएनए, ऑल जेनेटिक मटेरियल, पूरे के पूरे जेनेटिक मटेरियल को कलेक्टिवली हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। और जब आप सेल को देखोगे बेटा तो आपको सेल के न्यूक्लियस में ऐसे डीएनए ही डीएनए दिखाई देंगे, न्यूक्लियस के अंदर धागे ही धागे दिखाई देंगे, हेलिकल या स्ट्रैंड ही स्ट्रैंड दिखाई देंगे। और उस पूरी स्ट्रक्चर को, सब डीएनए को मिला के हम कहते हैं क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क या इसको कहेंगे न्यूक्लियर रेटिकुलम भी कहते हैं दूसरे नाम से क्रोमेटिन नेटवर्क को या सारे डीएनए को। और ये विजिबल होता है तब जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में होता है, इंटरफेज में होता है। क्रोमेटिन नेटवर्क या क्रोमेटिन मटेरियल आपको तभी दिखाई देगा जब मेरे बच्चे सेल होगा नॉन डिवाइडिंग कंडीशन में, रेस्टिंग कंडीशन में, तब ये दिखाई देगा, विजिबल होगा। और इसके साथ हिस्टोन प्रोटीन भी होगा, ये काले कलर का आपको दिखाई दे रहा है, ये हिस्टोन प्रोटीन है। हिस्टोन प्रोटीन सिर्फ न्यूक्लियस के अंदर होता है, बाकी साइटोप्लाज्म में नहीं है। हिस्टोन प्रोटीन एक स्पेशल प्रोटीन है जो डीएनए के साथ जब अटैच होगा तो क्रोमोसोम को बनाएगा जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन में आएगा। आगे हम देखें तो कंपोजिशन इज डीएनए एंड हिस्टोन इन क्रोमेटिन नेटवर्क। क्रोमेटिन नेटवर्क बना हुआ है 2 चीजों का, एक बेटा आपका डीएनए का और हिस्टोन प्रोटीन का। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो क्रोमेटिन नेटवर्क कंटेन्स एंड दे फॉर्म क्रोमोसोम। अब ये जो क्रोमेटिन नेटवर्क है ये बहुत सारे जो डीएनए होते हैं, अब इन डीएनए के ऊपर होता क्या है, ये डीएनए जो है आपका ये रैप होगा हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर। अब बेटा ये डीएनए है, देखो ये डीएनए है। अब ये डीएनए और ये हिस्टोन प्रोटीन दोनों मिल गए आपस में। जब डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन दोनों जब मिलेंगे आपस में तो क्या बनेगा, तब क्रोमोसोम बनेगा। ये कंडेंस होते जाएंगे और ज्यादा सुपर क्वाइलिंग होती जाएगी आपके इन धागों में, डीएनए के हेलिक्स में। ये फोल्ड होते जाएंगे हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर, जिसके नतीजे में धागा बनेगा और स्क्वाइल स्ट्रक्चर को हम कहेंगे क्रोमोसोम। ये आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम कहते हैं क्रोमोसोम। अब क्रोमोसोम के बाद हम बात करें डीएनए और आरएनए की, तो डीएनए बेटा आपको पता होगा डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये जेनेटिक मटेरियल होता है। डीएनए तभी देखा जाए जब सेल रेस्टिंग कंडीशन में होगा या इंटरफेज वाली हालत में होगा। और डीएनए को हम डिटेल में पहले भी डिस्कस कर चुके हैं न्यूक्लिक एसिड टॉपिक में, जो लेक्चर आपका इस चैनल पे
पढ़ा है, अपलोड हो चुका है। तो डीएनए आपको होप याद होगा। डीएनए आपका जेनेटिक मटेरियल है, यही डीएनए होता है जो आरएनए बनेगा, फिर आरएनए जाके राइबोसोम को मैसेज देगा, फिर राइबोसोम जो है इस मैसेज को देख के प्रोटीन बनाएगा, फिर उस बेटा प्रोटीन से बनेगा एंजाइम, फिर एंजाइम जाके सेल में काम करेगा। अब डीएनए जो होता है ना वो अपने ऑफिस में ही बैठा है, न्यूक्लियस के अंदर ही बैठा है। डीएनए नहीं आता है कि राइबोसोम को कहेगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहेगा, गोल्गी बॉडी माइटोकॉन्ड्रिया कहेगा भाई तू फला फला काम कर, नहीं। डीएनए अपने घर में बैठा है, अपनी ऑफिस में बैठा है, एसी में, और इसके ऑफिस का नाम है न्यूक्लियस। डीएनए फिर मैसेज देगा अपने प्योन को, और इसके प्योन का नाम है आरएनए। आरएनए फिर ये मैसेज देगा राइबोसोम को, राइबोसोम फिर ये मैसेज पढ़ के बनाएगा अपना प्रोटीन, फिर इस प्रोटीन से बनेगा एंजाइम। एंजाइम बेटा ये बना, ये जाएगा माइटोकॉन्ड्रिया में, वहाँ पे जाके रेस्पिरेशन करेगा, या फिर एंजाइम जाएगा गोल्गी बॉडी में जहाँ पे कलेक्शन करेगा, पैकेजिंग करेगा, मॉडिफाइंग करेगा, या फिर एंजाइम जाएगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जहाँ पे लिपिड बनाएगा, विटामिन डी बनाएगा, सेक्स हार्मोन वगैरह बनाएगा, या कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल बनेंगे गोल्गी बॉडी वगैरह में। तो गोल्गी बॉडी जो काम करता है, ये गोल्गी बॉडी काम नहीं करता है, असल में गोल्गी बॉडी में एंजाइम होते हैं, वो ये काम करते हैं, और ये एंजाइम बनाने वाला सारा राइबोसोम होता है। तो डीएनए जो है गोल्गी बॉडी को कैसे कंट्रोल करेगा? एंजाइम की मदद से, और ये एंजाइम बनाने वाला राइबोसोम है, और राइबोसोम एंजाइम तब बनाएगा जब आरएनए मिलेगा, और आरएनए को बनाने वाला कौन है? डीएनए। तो डीएनए पूरे सेल को जो कंट्रोल करता है वो कंट्रोल करता है एंजाइम की मदद से, और एंजाइम को बनाने वाला डीएनए होता है। किसकी मदद से? राइबोसोम की मदद से, आरएनए की मदद से। ऐसे डीएनए एंजाइम की मदद से पूरे सेल को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो आपका जो डीएनए के बाद होता है दूसरी चीज होती है आरएनए। आरएनए ये रहा राइबो न्यूक्लिक एसिड, जिसके 3 टाइप है, एमआरएनए, टीआरएनए, आरआरएनए। डीएनए मैसेज देगा तो उसको मैसेंजर आरएनए कहेंगे। डीएनए ट्रांसफर आरएनए भी बनाता है, ट्रांसफर आरएनए और एमआरएनए दोनों को बनाने वाला डीएनए, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन, यानी कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए। अब ट्रांसफर आरएनए साइटोप्लाज्म आता है, ट्रांसफर आरएनए अमीनो एसिड देता है राइबोसोम को, फिर राइबोसोम जो है उसको मैसेज देने वाला एमआरएनए होता है, और राइबोसोम खुद बना हुआ है आरआरएनए का, और राइबोसोम को बनाने वाला और राइबोसोम के आरआरएनए को बनाने वाला कौन होता है? न्यूक्लियोलस होता है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। नेक्स्ट हम बेटा देखें क्रोमोसोम। तो बेटा क्रोमोसोम क्या है? ये एक कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल है, और क्रोमोसोम को डिस्कवर करने वाला साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्लेमिंग ने 1882 में क्रोमोसोम को डिस्कवर किया था एक जानदार में, और उस जानदार का नाम था सलमंडर जो है ना, सलमंडर जो जानदार है बेटा, उसका एक छोटा सा बच्चा था जिसको लार्वा कहते हैं। सलमंडर के लार्वा को इसने लिया और उसके ऊपर केमिकल छिड़का था जिसको कहते हैं परकिन एनालिन डाई। उस केमिकल की वजह से क्रोमोसोम जो है ना वो ज़्यादा विजिबल दिखाई दे रहा था, और ऊपर से वो लार्वा था, तो लार्वा में आपको पता है सेल बहुत ज़्यादा डिवाइड होते रहते हैं, डिवाइडिंग सेल था लार्वल सेल, डिवाइडिंग सेल। उसके अंदर फ्लेमिंग को क्रोमोसोम नजर आया, कलरफुल बॉडी नजर आई। क्रोमोसोम के लफ्ज का मतलब होता है कलरफुल बॉडी। असल में क्रोमोसोम कलरफुल नहीं है, वो केमिकल होता है ना परकिन एनालिन, उसकी वजह से वो क्रोमोसोम कलरफुल नजर आ रहा था, इस वजह से इस बंदे ने नाम रख दिया क्रोमोसोम। ये ऐसे जैसे आप देखो बोर्ड जो अभी व्हाइट है, आप इसको 7-8 किस्म की पेंट कर दो, अब बोर्ड क्या हो जाएगा? कलरफुल हो जाएगा। क्या इसका मतलब क्या बोर्ड कलरफुल था? नो, बोर्ड कलरफुल उस पेंट की वजह से हुआ है। ऐसे ही क्रोमोसोम कलरफुल नहीं होता है, वो कलरलेस होता है, पर कलरफुल दिखाई देता है उस केमिकल की वजह से, और उस केमिकल का नाम था परकिन एनालिन। ये परकिन एनालिन जो केमिकल था ये छिड़का था आपके इस फ्लेमिंग ने, डाई ने। आगे हम देखें तो बड़ा आपका क्रोमोसोम बना हुआ है न्यूक्लियो प्रोटीन का। क्रोमोसोम 2 चीज का बना हुआ है बेटा, एक चीज होती है न्यूक्लिक एसिड, और इस न्यूक्लिक एसिड या इस मॉलिक्यूल का बेटा नाम होता है डीएनए। आपका क्रोमोसोम 40% बना हुआ है डीएनए का। दूसरी चीज होती है क्रोमोसोम में, इसका नाम है हिस्टोन प्रोटीन, और बेटा आपके क्रोमोसोम में हिस्टोन प्रोटीन होता है 60%, यानी कि आपका जो क्रोमोसोम है वो 60% बना हुआ है हिस्टोन प्रोटीन का, 40% बना हुआ है डीएनए का। इस वजह से हम क्रोमोसोम को कहते हैं न्यूक्लियो प्रोटीन, यानी कि न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन का बना हुआ कॉन्जुगेट मॉलिक्यूल। और क्रोमोसोम आपको बेटा तभी दिखाई देगा जब सेल होगा डिवीजन वाली हालत में, जब सेल एम फेज में होगा, माइटोटिक फेज में होगा, या माइटोस से मियां से कोई भी डिवीजन करेगा, तब ये क्रोमोसोम आपको नजर आएगा और दिखाई भी देगा। और क्रोमोसोम को हम कहते हैं हेरिडिटी मटेरियल, क्योंकि क्रोमोसोम ही वो चीज है, डीएनए वो चीज है जो माँ बाप के आते बच्चों को देते हैं बाय द हेल्प ऑफ गैमेट्स, एग एंड स्पर्म। अब माँ बाप जो है उनसे बच्चा जो पैदा होता है कैसे होता है?
फादर अपना स्पर्म देता है, स्पर्म में डीएनए होते हैं आधे 23, मदर भी अपना एग देती है अंडा और उसमें भी 23 डीएनए होते हैं। फिर एग और स्पर्म दोनों मिलते हैं, इससे जायगोट बना, जायगोट में 40 डीएनए पूरे हो गए, 23 माँ के 23 फादर के, ऐसे जायगोट बन गया। वो जायगोट बड़ा होता जाएगा माँ की कोख में, ऐसे बच्चा पैदा हो गया। तो हमारी बॉडी में जो भी सेल दिखाई दे रहे हैं 60 ट्रिलियन सेल है हमारी ह्यूमन बॉडी में, ये सारे के सारे सेल जो है वो बने एक ही सेल से, उसका नाम है जायगोट। आपके सेल में, आपकी बॉडी में बेटा जो भी डीएनए है, ये सब के सब डीएनए आपको माँ और बाप से मिले हैं, और ये सारे डीएनए जो हैं वो अलग हुए हैं क्रोमोसोम की मदद से। क्रोमोसोम बनता है, इसका रीजन ये है कि क्रोमोसोम जो है ना उसको अलग करना है। जब डीएनए डबल हो जाता है, 92 डीएनए होते हैं आपके जब सेल में, तो अब इस डीएनए को अलग करना है। अगर डीएनए के साथ डायरेक्ट इस पर अटैच होगा तो डीएनए डैमेज हो जाएगा। इस डैमेज से रोकने के लिए आपका हिस्टोन प्रोटीन आता है ऊपर, फिर हिस्टोन प्रोटीन बाहर भी थोड़ा निकला होता है जिसको काइनेटोकोर कहते हैं, और यहाँ काइनेटोकोर पे स्पाइन फाइबर अटैच होंगे जो क्रोमोसोम को अलग करेंगे। फिर 46 क्रोमोसोम सेल की दूसरी साइड जाएंगे, 40 दूसरी साइड, फिर सेल बीच में टूट जाएगा, ऐसे 1 से 2 सेल बन जाएंगे जिसको हम कहेंगे सेल डिवीजन। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो इसकी नंबर, तो क्रोमोसोम की नंबर हर एक जानदार में अलग अलग होती है, किसी जानदार में सेम नहीं है, और हर क्रोमोसोम में जीन्स की तादाद या डीएनए उसकी लेंथ है, जेनेटिक कोड है, हर जानदार के अलग अलग होते हैं। कम से कम बेटा डीएनए होता है प्रोकैरियोटिक सेल में, और प्रोकैरियोटिक सेल यानी कि बैक्टीरिया जो होता है इसमें डीएनए कितने हैं, एक ही होता है। इस वजह से बैक्टीरिया के सेल को, प्रोकैरियोटिक सेल को हम कहते हैं हैप्लॉइड सेल, यानी कि आधे डीएनए वाला सेल, कभी भी पेयर नहीं होता है, एक ही होता है डीएनए बैक्टीरिया के अंदर। ऐसे 2 डीएनए होते हैं पेंसिलियम में। पेंसिलियम एक मल्टीसेलुलर फंगस होता है बेटा, उसके अंदर कम से कम कितने डीएनए, 2 हैं। ऐसे 6 डीएनए होते हैं मच्छर के अंदर, मॉस्किटो में। 8 डीएनए होते हैं ड्रोसोफिलिया में, या फ्रूट फ्लाई जो मक्खी है जिसपे थॉमस एंड मॉर्गन ने एक्सपेरिमेंट किए थे जेनेटिक्स में, वो हम आगे पढ़ेंगे। ऐसे 14 डीएनए होते हैं पी में, मटर में, पीजियम सेटिवम के अंदर, जिसके ऊपर मेंडल ने रिसर्च की थी। और ऐसे हम आगे चले, ऑनियन जो प्याज होती है बेटा, प्याज के अंदर होते हैं टोटल क्रोमोसोम 16। ऐसे 20 क्रोमोसोम होते हैं कार्न में, मकई के अंदर। ऐसे 26 क्रोमोसोम होते हैं जो मेंढक होता है बेटा उसके अंदर, फ्रॉग के अंदर। ह्यूमन में 40 क्रोमोसोम है। आलू जो होता है पोटैटो, उसमें 48 क्रोमोसोम है। चैंपानीज जो होता है उसमें 48 क्रोमोसोम होते हैं। ऐसे हम देखें पोटैटो जो होता है वो 48 है। शुगर केन जो है, गन्ना जो है, कमान जो है, उसमें 80 होते हैं क्रोमोसोम। फर्न जो होता है एक पौधा, उसमें 1000 क्रोमोसोम होते हैं। ये आपके अलग अलग बुक्स की डेटा है जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम लिखे पड़े जो आपको याद करने हैं। अब नेक्स्ट हम बेटा चले तो उसकी पेयर कितनी होगी, सिंपल है, इजी है। अब बैक्टीरिया में एक ही है आपका क्रोमोसोम, तो बैक्टीरिया के अंदर क्या होगी, पेयर होगी नहीं, ये अनपेयर होता है। ऐसे हम देखें पेंसिलियम में 2 क्रोमोसोम है तो पेयर कितना होगा, 1। ऐसे ह्यूमन की बात करें 40 क्रोमोसोम में तो पेयर कितने होंगे यार, पेयर उसके 23 होंगे। ऐसे इसमें मिसाल 1000 क्रोमोसोम में तो पेयर कितने होंगे, 500, ऐसे 100, ठीक है, आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो क्रोमोसोम की स्ट्रक्चर को देखते हैं। क्रोमोसोम की बेटा स्ट्रक्चर देखें तो क्रोमोसोम थ्रेड लाइक है, धागे की तरह होता है बेटा, ये धागे नुमा होता है, थ्रेड लाइक होता है, कलरलेस होता है, पर नाम पड़ा इसका कलरफुल बॉडी। मिसनोमर गलती से पड़ गया उस केमिकल की वजह से, परकिन एनालिन की वजह से। क्रोमोसोम की बेटा हम स्ट्रक्चर को देखें तो क्रोमोसोम के अंदर 2 ईंड होते हैं, ये आखिरी पार्ट है क्रोमोसोम का। इस बेटा ईंड को हम कहते हैं टेलोमेयर। टेलोमेयर का मतलब होता है ईंड ऑफ क्रोमोसोम, क्रोमोसोम का आखिरी पॉइंट, ईंड, लास्ट पार्ट ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड टेलोमेयर। टेलोमेयर के बाद हम देखें तो बेटा ये क्रोमोसोम का सेंटर है, जहां पे क्रोमोसोम ज्यादा क्वाइल होता है, कंडेंस होता है। इस हिस्से को हम कहते हैं सेंट्रोमेयर में, यानी कि सेंटर ऑफ क्रोमोसोम या मिडिल रीजन ऑफ क्रोमोसोम इज कॉल्ड सेंट्रोमेयर। सेंट्रोमेयर को बेटा हम दूसरे लफ्जों में कहते हैं प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन। सेंट्रोमेयर के अपोजिट साइड पे हम देखें तो हिस्टोन प्रोटीन होता है थोड़ा यूं उभरा हुआ, इस चीज को हम कहते हैं काइनेटोकोर। और काइनेटोकोर यहाँ पे आपके स्पाइनल फाइबर अटैच होते हैं, धागे जो क्रोमोसोम को अलग करते हैं ड्यूरिंग सेल डिवीजन। नेक्स्ट बेटा हम देखें तो सेंट्रोमेयर से लेकर ये टेलोमेयर है आखिरी हिस्सा, सेंट्रोमेयर से लेकर टेलोमेयर तक जो क्रोमोसोम की रीजन होती है इसको हम कहते हैं आर्म, एक बाजू। आपका जो क्रोमोसोम है उसमें बाजू होता है, सेंटर से लेकर एंड या साइड तक, इसको हम कहते हैं आर्म। ऐसे हम देखें क्रोमोसोम में आगे तो एक और कंस्ट्रक्शन होती है जिसको हम कहते हैं सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, या इसको हम बेटा कहते हैं न्यूक्लियर ऑर्गेनाइजर। और ये जो है ये दूसरा कंडेंस हिस्सा होता है आपके क्रोमोसोम का, और इससे आगे डीएनए होता है बेटा। ये डीएनए गंदा डीएनए होता है, जंक डीएनए होता है, म्यूटेंट डीएनए होता है, खराब डीएनए होता है।
जो एक तरफ होता है, ठीक है ना बेटा। बाकी ये जो डीएनए आपकी आर में, ये सारा अच्छा डीएनए, फंक्शनल डीएनए जो काम करता रहता है, ट्रांसक्रिप्शन करता रहता है, आरएनए को बनाता रहता है। अब ये आखिर में ये ऐसा है जिसको बल्ब शेप कहते हैं और इसको ओवरऑल सैटेलाइट कहते हैं, ठीक है बेटा। सैटेलाइट जो होता है इसमें गंदा सा डीएनए होता है जिसको हम कहते हैं जंक डीएनए या म्यूटेंट डीएनए। तो स्ट्रक्चर में हम देखें तो टेलोमेयर होता है जो हम डिस्कस कर दिए हैं, इसके क्रोमोसोम के एंड को कहते हैं। प्राइमरी कंस्ट्रक्शन होती है क्रोमोसोम के सेंट्रल पार्ट को कहते हैं। सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन भी होती है, क्रोमोसोम की दूसरी कंस्ट्रक्शन होती है जिससे आगे जंक या गंदा डीएनए होता है सैटेलाइट के अंदर। नेक्स्ट हम देखें काइनेटोकोर, ये उभरा हुआ ऐसा है जहाँ पे स्पाइनल फाइबर अटैच होते हैं। सैटेलाइट और जंक डीएनए ये यहाँ दिखाई दे रहा है। और तीसरी चीज होती है आर्म, आर्म ये बाजू है, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसको हम कहते हैं आर्म या बाजू। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो क्रोमोसोम के टाइप। क्रोमोसोम के बेटा ओवरऑल दो टाइप हैं, दो टाइप, एक होते हैं ऑटोसोम, एक होते हैं सेक्स क्रोमोसोम। अब देखें बेटा हमारी बॉडी में, हमारे सेल में टोटल है 46 क्रोमोसोम, 46 क्रोमोसोम है। अब 46 में से शुरुआती 1 2 3 4 5 6 ऐसे 44 तक, 1 से लेकर 44 जो शुरू में क्रोमोसोम होंगे न्यूक्लियस में अरेंज होंगे, इस क्रोमोसोम की अरेंजमेंट को कहते हैं कैरियोटाइप, कतार क्रोमोसोम की। आप जब देखोगे ना सेल को तो आपको सेल में ऐसे डीएनए दिखाई देंगे। आपका ये सेल में न्यूक्लियस है बेटा, और इसे न्यूक्लियस के अंदर जब आप देखोगे ये पहला डीएनए, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे 46 डीएनए दिखाई देंगे या 46 क्रोमोसोम दिखाई देंगे। 1 से लेकर 44 नंबर तक जो डीएनए होते हैं वो ऑटोसोम कहलाते हैं बेटा। ऑटोसोम कितने क्रोमोसोम है? ऑटोसोम 44 होते हैं। ऑटोसोम का मतलब है वो क्रोमोसोम जो मर्द और औरत दोनों में ही सेम हो, ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे ऑटोसोम। जैसे बेटा हमारा बॉडी में जो पहला नंबर डीएनए है ना, उसकी साइज और औरत के सेल का पहला नंबर डीएनए आप देखोगे उसकी साइज दोनों बराबर होगी। हमारा जो पहला नंबर डीएनए उसमें जो पहली नंबर जीन होगी, आखिरी नंबर जीन होगी, ऐसे औरत की पहली नंबर जीन, आखिरी नंबर जीन आप देखोगे वो सब की सब सेम होगी। तो वो क्रोमोसोम जो मर्द और औरत दोनों में सेम हो, जेनेटिकली भी, साइज के साथ से भी, फंक्शन के साथ ही, ऐसे सेम क्रोमोसोम को हम कहते हैं ऑटोसोम। ऐसे आखिरी होते हैं 2 क्रोमोसोम जिसको हम कहते हैं सेक्स क्रोमोसोम, वो आखिरी 2 होते हैं। जैसे मर्द के अंदर आखिरी क्रोमोसोम 2 होते हैं, आखिरी नंबर वाले ये पढ़े, जैसे इनको हम कहेंगे एक्स और वाई। औरत में आखिरी क्रोमोसोम होंगे 45वां 46वां नंबर जिसको हम कहेंगे एक्स एक्स। तो लेडीज के अंदर बड़ा सेक्स एक्स एक्स होते हैं, मर्द के अंदर होते हैं एक्स वाई। अब यहाँ पे देखें लेडीज और जेंटल मेल, मेल और फीमेल, उसमें 45वां नंबर क्रोमोसोम भी सेम होता है। मेल के अंदर भी 45वां एक्स होता है, फीमेल के अंदर भी 45वां नंबर एक्स होता है। फीमेल में 46 नंबर जो क्रोमोसोम है वो एक्स होता है, मर्द में 46 नंबर क्रोमोसोम वाई होता है। तो एक ही क्रोमोसोम का फर्क होता है मर्द और औरत के अंदर। बाकी ओवरऑल ये 2 सेक्स क्रोमोसोम है जो जेंडर डिफाइन करती हैं, ठीक है बेटा। नेक्स्ट हम देखें तो इसकी ओवरऑल जो है टाइप होते हैं और भी स्ट्रक्चर के ऑन दी बेस ऑफ सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर के बेस पे बेटा क्रोमोसोम के 4 टाइप हैं, मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टेलोसेंट्रिक। मेटासेंट्रिक का मतलब होता है बेटा वो क्रोमोसोम जिसमें इक्वल आर्म हो या सेंट्रोमियर बिल्कुल सेंटर पे हो। अब यहाँ पे देखें ये क्रोमोसोम है और इसमें क्रोमोसोम पे सेंट्रोमियर बिल्कुल ही सेंटर पे है, और इस क्रोमोसोम में सारी आर्म या बाजू जो है वो बराबर है। ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। दूसरा होता है टाइप सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम का मतलब होता है वो क्रोमोसोम जिसमें एक आर्म थोड़ी बड़ी हो, दूसरी आर्म थोड़ी सी छोटी हो, या यूं कहेंगे सेंट्रोमियर थोड़ी सी सेंटर से साइड की तरफ हो। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहेंगे सब मेटासेंट्रिक, यानी कि अनइक्वल आर्म हो, सेंट्रोमियर हो स्लाइटली अवे फ्रॉम सेंटर। सेंट्रोमियर थोड़ा सा सेंटर से दूर हो, क्रोमोसोम के सेंटर पे ना हो, थोड़ा सा साइड में हो, ऐसे क्रोमोसोम को हम बेटा क्या कहेंगे? सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। तीसरा टाइप होता है एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, या ऐसे एक्रोसेंट्रिक को दूसरे नाम से हम कहते हैं सब टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। वो क्रोमोसोम जिसमें एक आर्म बहुत बड़ी हो और एक आर्म बहुत छोटी हो, ऐसे क्रोमोसोम की शक्ल को हम कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा ये तीसरा नंबर क्रोमोसोम, इसमें देखें एक आर्म बहुत बड़ी है, एक आर्म बहुत छोटी है। ऐसे क्रोमोसोम को क्या बनाएंगे? एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। या सेंटर में बिल्कुल साइड में हो, सेंटर पे ना हो, तो ऐसे क्रोमोसोम को कहेंगे एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। चौथा और आखिरी टाइप है टेलोसेंट्रिक।
मानो वो क्रोमोसोम जिसमें सेंट्रोमेर बिल्कुल ईंड पे हो, टेलोमेर पे हो। टेलोमेर का मतलब ही होता है ईंड। अब यहाँ पे देखिए ये क्रोमोसोम है, सेंट्रोम बिल्कुल ईंड पे होती है, इसको हम क्या कहेंगे? टेलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। अब बेटा ये चारों जो टाइप, ये चारों जो स्ट्रक्चर होती है ना क्रोमोसोम की, ये बनती है सेल डिवीजन के टाइम। याद रखना मेरी बात, ये कहीं बुक्स में लिखा हुआ नहीं है, ये आपकी नॉलेज के लिए मैं थोड़ा बता रहा हूँ। ये जो चारों शक्लें बनती है क्रोमोसोम की, ये बनती है ड्यूरिंग सेल डिवीजन, जब सेल डिवाइडिंग कंडीशन होता है। और ये बनती है सेल डिवीजन में 4 स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज। तो ये जो स्ट्रक्चर बनती है चारों, ये टेलोफेज के टाइम बनती हैं, ठीक है बेटा। आपका प्रोफेज के बाद मेटाफेज जो होता है, ये मेटाफेज के टाइम बनती हैं। टेलोफेज के टाइम ये चीजें गायब हो जाती हैं और क्रोमोसोम अलग हो जाते हैं, सेल भी डिवाइड होना शुरू होता है, जिसमें 1 से 2 सेल बन जाते हैं। ये चारों के चार जो स्ट्रक्चर बनती हैं, सेकंड फेज होता है सेल डिवीजन का, जिसको हम कहते हैं मेटाफेज, वहां पे ये बनती हैं। नेक्स्ट हम बेटा देखें तो क्रोमोसोम के अगेन टाइप है। टाइप ऐसे है होमोलागस, एनालॉगस, होमोलागस, हेटेरोलागस। अब ये क्रोमोसोम है, इसको हम कहेंगे होमोलागस क्रोमोसोम। होमो का मतलब वो क्रोमोसोम जो सेम हो। और ये सेम कैसे होंगे बेटा? बहुत इजी है, देखें। मर्द के पास स्पर्म है, औरत के पास अंडा है बेटा। अब ये अलग पेरेंट है, स्पर्म मदर से आया है, फादर से, अंडा आया है मदर से। अब बेटा मदर का पहला नंबर क्रोमोसोम, फादर का जो स्पर्म है उसका पहला नंबर क्रोमोसोम, ये दोनों सेम होंगे। जब ये दोनों गैमेट मिलेंगे तो इससे जायगोट बनेगा ना, तब होगा क्या? स्पर्म का पहला नंबर क्रोमोसोम और एक का पहला नंबर क्रोमोसोम, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे, जोड़ियों में आ जाएंगे, और उसको हम कहेंगे पेयर क्रोमोसोम। और हमेशा एक बात याद रखना, आपके सेल में क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, अनपेयर नहीं होते हैं, ठीक है। जब भी सेल रेस्टिंग कंडीशन में होता है तब ये पेयर की फॉर्म में होते हैं। अब यहां पे देखें ये पेयर दिखाई दे रहा है, 2 क्रोमोसोम है। एक क्रोमोसोम स्पर्म से आया है, फादर का है, एक क्रोमोसोम मदर का है, और ये दोनों ही क्रोमोसोम सेम है। पहले नंबर वाला फादर का क्रोम, पहले नंबर वाला मदर का, ये दोनों सेम है, जोड़ी बनाएंगे। ऐसे फादर की स्पर्म का दूसरा नंबर क्रोमोसोम, मदर की एक का दूसरा क्रोमोसोम, दोनों सेम होंगे, वो भी दोनों पेयर बनाएंगे। तो ऐसे क्रोमोसोम को हम कहते हैं होमोलागस क्रोमोसोम। जो पेयर में हो, एक को फादर का, एक को मदर का, पेयर में हो, ऐसे क्रोमोसोम को कहेंगे होमोलागस क्रोमोसोम। फिर जब ये क्रोमोसोम डिवीजन जब करेंगे बेटा, जब डुप्लीकेशन करेंगे, डीएनए रेप्लिकेशन करेंगे, तब होगा क्या? ये मदर और फादर का क्रोमोसोम तब ये अनपेयर हो जाएंगे। अब ये पेयर में थे, अब बेटा फादर का क्रोमोसोम अलग हो गया, मदर का क्रोमोसोम अलग हो गया। अब फादर का क्रोमोसोम अपनी एक और कॉपी बनाएगा, मदर का क्रोमोसोम अब एक और कॉपी बनाएगा। अब इस जोड़ियों को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम। बात आ रही है समझ में? अब यहाँ पे देखो मदर और फादर के दोनों क्रोमोसोम, मदर और फादर के होमोलागस, सेम क्रोम एक साथ है ना, तब ऐसी जोड़ी को हम बुलाते हैं होमोलागस क्रोमोसोम। बात आ रही है समझ में? जब 2 मुख्तलिफ जानदार जो है, मेल और फीमेल के क्रोमो एक साथ हो जोड़ी में, तो ऐसे पेयर्ड क्रोमोसोम को हम कहेंगे होमोलागस क्रोमोसोम। जब ये अलग होंगे, फादर का अभी क्रोमो अलग हो गया, मदर का अलग हो गया, फादर के क्रोमोसोम ने एक और अपनी कॉपी बनाई, मदर के क्रोमोसोम ने एक और कॉपी बनाई। अब ये जोड़ी बनी है। अब इस जोड़ी में 2 क्रोमोसोम है और दोनों ही फादर के हैं, दोनों ही सेम है। तो ऐसी जोड़ी को अब हम क्या बुलाएंगे? ऐसी जोड़ी को हम होमोलागस नहीं कहेंगे, अब इस ऐसी जोड़ी को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमोसोम, सिस्टर क्रोमेटिड। सिस्टर क्रोमेटिड का मतलब होता है कि क्रोमोसोम की 2 पेयर हो, 2 क्रोमोसोम हो और दोनों ही एक ही पेरेंट के हो। फादर के हो तो फादर के हो, मदर के हो तो मदर के हो, ऐसी चीज को हम कहेंगे सिस्टर क्रोमेटिड। ठीक है बेटा, यहाँ पे दोनों क्रोमोसोम में दोनों ही फादर के हैं, यहाँ पे 2 हैं जोड़ियों में, दोनों ही मदर के हैं, तो ऐसी पेयर्स को हम कहेंगे सिस्टर्स। बाकी अगर ये फादर का सेम है, मदर का सेम है, दोनों आ जाए एक साथ डिफरेंट पेरेंट के, तो इस जोड़ी को कहेंगे होमोलागस। तो आप समझ गए होंगे इस चीज को। अब नेक्स्ट हम देखें बेटा, अब ये फादर का क्रोमोसोम और मदर का क्रोमोसोम जब देखेंगे तो ये नॉन सिस्टर होंगे, ये डिफरेंट जानदार के हैं। ठीक है ना बेटा। नेक्स्ट हम चले तो क्रोमोसोम का काम यही होता है कि जब सेल डिवाइड होगा तब ये बनता है और इसके साथ स्पर्म अटैच होंगे और इजीली डिस्ट्रीब्यूशन हो गए, डीएनए आपका अलग हो सके ताकि सेल डिवाइड हो सके, इस वजह से क्रोमोसोम बनता है। ये आपका था हमारा न्यूक्लियस, जिसको हम डिस्कस कर चुके हैं 1 बाय 1। अब 5 सेकंड के लिए आपका वीडियो ये चलेगा ताकि आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकें। बाकी कोई क्वेश्चन हो बेटा, कंफ्यूजन हो, सवाल हो तो वो कमेंट में लिख लिया करें, मैं उसका जवाब भी दूंगा। या कोई ऐसा स्पेशल टॉपिक जो आप चाहते हैं कि सर आप हमें पढ़ाओ, तो वो भी मैं आपकी डिमांड पे बना लूँगा।